ऐसा क्या हुआ कि सुधांशु पांडे ने अनुपमा छोड़ दिया, क्योंकि उनका किरदार भी तो उतना ही अहम है पूरी अनुपमा की कहानी में जितना कोई और किरदार। ऐसे में सवाल कई थे, ऐसा क्यों किया, किस लिए किया, कोई मजबूरी थी या किसी और वजह से किया। भाई जब इतने सवाल होना तो इधर उधर से बातें नहीं सुना करते, बातें सिर्फ उनकी सुना करते हैं जो सवाल का सही जवाब दे सके, यानी द मैन हिमसेल्फ। और आज हर सवाल का सीधा जवाब दे रहे हैं खुद सुधांशु पांडे। एक तो ये बोलना शायद गलत है कि मैंने अनुपमा छोड़ा नहीं, मुझे लगता है कि मेरा समय वहां पे पूरा हो गया था। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं। पहली बार एक ग्रे शेड वाला हीरो आया इंडियन टेलीविजन में। मेरा इंस्टाग्राम सबके सामने है। इनफैक्ट रूपाली से आज सुबह से मेरी 3 बार बातचीत हो चुकी है इंस्टाग्राम पे, डीएम पे, तो उसकी मेरी नोक-झोंक चलती रहती है, वही चल रहा है। अनुपमा छोड़ने के बाद क्या लगा कि कोई आपको समझ नहीं पाया? एक तो ये बोलना शायद गलत है कि मैंने अनुपमा छोड़ा। हालांकि ये टर्म हम सभी यूज़ कर रहे हैं। छोड़ा नहीं, मुझे लगता है कि मेरा समय वहाँ पे पूरा हो गया था। और मेरा हमेशा से ये मानना है कि जब आपका वक्त कहीं पे शुरू होता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता है, और जब आपका वक्त कहीं पे ख़त्म हो रहा होता है तो उसे भी कोई रोक नहीं सकता है। और मेरा ये मानना है कि जब वक्त ख़त्म होने लगता है तो आपको हमेशा कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सिग्नल मिलता है। हर इंसान में सेल्फ़ रिस्पेक्ट होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सेल्फ़ रिस्पेक्ट, अपनी ख़ुद की इज़्ज़त आपके मन में ना हो तो आप किसी और की इज़्ज़त क्या करेंगे। तो सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि सेल्फ़ रिस्पेक्ट हर इंसान की ज़रूरत है, सिर्फ मेरी नहीं। किसी भी शो से कोई भी छोड़ के जा सकता है, लेकिन इस तरह से भला कौन जाता है? एक तो 4 साल हम लोग उस शो का, मतलब मैं उस शो का हिस्सा रहा। जब से शुरू हुआ था तब से वनराज शाह एक ऐसा किरदार था जिससे लोग बहुत ज़्यादा हिल गए थे उसको देख के, क्योंकि पहली बार एक ग्रे शेड वाला हीरो आया इंडियन टेलीविज़न में, जो दिल का बुरा भी नहीं है लेकिन फिर भी वो अपनी पत्नी को थोड़ा सा प्रताड़ित करता है। पूरे 4 साल में मुझे ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि लोगों की इतनी जो नाराज़गी आती भी थी इन कैरेक्टर को लेकर, उसके पीछे कितना ज़्यादा प्यार छुपा था। ये मुझे अब समझ में आया, क्योंकि 4 साल के बाद जब मुझे लगा कि यार अब शायद शो से मुझे मूव ऑन करके आगे बढ़ना चाहिए, तो जो लोगों के रिएक्शंस आए हैं वो देखकर मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो गया हूँ। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि यार मुझे शायद खुद ही पता नहीं था, खुद अंदाज़ा नहीं था कि लोगों के मन में इतना ज़्यादा प्यार भरा हुआ था मेरे लिए, मेरे कैरेक्टर के लिए। अपनी तरफ से मैंने उसमें जितनी मैं जान डाल सकता था मैंने डाली। और एक वक्त ऐसा आया जब मुझे लगा कि अब शायद कहीं ऐसी स्टेज ना आ जाए मेरे अंदर का कलाकार थकने ना लगे, और अगर मैं थक गया तो शायद ऑडियंस भी डिटैच हो जाएगी। तो मेरे अंदर वो भी एक भ्रम था। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ ख़राब होने से पहले आपको, जब अच्छा चल रहा है, सही चल रहा है, तब अपने आप को उससे आपको डिटैच कर लेना चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसे ख़बरें जो मीडिया में रही हैं कि रूपाली गांगुली के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं थे। हालांकि हमने इस सेट पे देखे हैं कि किस तरह से आप लोगों की बॉन्डिंग भी रही है। फिर अभी जो बातें चल रही कि राजन सर और आप दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया सोशल मीडिया पर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो रूमर होते हैं ना, उनको रूमर ही रहने देना चाहिए, कभी उनको सच्चाई नहीं मानना चाहिए, क्योंकि रूमर का मीनिंग ही वही है कि ये रूमर है ना। ये ऐसी हवा में ऐसी चीज़ें फैलती रहती हैं, पर उनको सच्चाई मान लेना ये हमारे ऊपर है कि हम सच माने या नहीं माने, या हम उनको सिर्फ रूमर माने।
तो सच तो यही है, ये मैंने सब जगह बोल भी दिया है, कह भी दिया है कि इस उम्र में जाके और इस जगह, इस मुकाम पे पहुंच के अगर मैं इंस्टाग्राम पे अनफॉलो करने जैसी कोई चाइल्डिश हरकत करता हूँ तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी और कुछ नहीं हो सकती। तो मैं तो ऐसी बेवकूफ़ी नहीं कर सकता और ना मैंने की है। मेरा इंस्टाग्राम सबके सामने है, पब्लिक प्लेटफॉर्म है और उसको कोई भी खोल के देख सकता है कि मैंने अनफॉलो नहीं किया है, कभी नहीं किया और ना आज किया है। इनफैक्ट रूपाली से आज सुबह से मेरी 3 बार बातचीत हो चुकी है इंस्टाग्राम पे, डीएम पे, तो उसकी मेरी नोक झोंक चलती रहती है, वही चल रहा है। ये डिसीजन अचानक लिया हुआ नहीं है, आपने सोचा होगा। फिर राजन सर से क्या बातें हुई, आप ज़रा अगर बताएं तो। नहीं देखिए, मेरी राजन से तो बहुत समय से बातचीत चली रही थी और मैं कैरेक्टर के बारे में डिस्कस भी करता था और मैं ये भी कहता था कि यार मुझे कुछ ना कुछ ड्रामा मिलते रहना चाहिए, एज इन जो वनराज जो कैरेक्टर है उसके लिए। तो ये काम बहुत आसान नहीं होता है। मैं जानता हूँ कि हर इंसान जैसे मैं परफॉर्म करके एग्जॉस्ट होता हूँ वैसे राइटर भी एग्जॉस्ट होते होंगे। तो अभी तक तो बहुत खूबसूरती से चल रहा था, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं डिक्लाइन ना शुरू हो और उसके चलते ही मैंने ये सोचना शुरू कर दिया था, मैंने मंथन शुरू कर दिया था कि नहीं, अब मुझे लगता है समय आ गया। तो इसलिए मैंने ये कदम फाइनली उठाया। शो अनुपमा के बाद अब किसे ज़्यादा मिस करने वाले हैं? मैं सिर्फ नाम लूँगा, आप बताते जाइएगा। रूपाली गांगुली? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। बाबूजी को कितना मिस करेंगे? बहुत मिस करूँगा। राजन शाही सर? बिल्कुल 100%, उससे मेरी रेगुलर बातचीत होती थी तो मिस तो करूँगा ही मैं। गौरव खन्ना? गौरव खन्ना उस सेट पे मस्ती करता था, उसकी मस्ती, हंसता बहुत था वो ज़ोर ज़ोर से अपने खुद के जोक्स पे, तो वो चीज़ डेफिनेटली आई विल मिस 100%। और एक्चुअली क्या होता है, ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब आप एक ग्रुप में काम कर रहे होते हैं, देखिए वहाँ पे किसी के साथ इंडिविजुअल रिलेशनशिप बनाना वो मेरे ऊपर है, लेकिन एक ग्रुप रिलेशनशिप जो होती है, जब आप उस माहौल में होते हैं, सब लोग साथ में काम कर रहे होते हैं, तो वो एक अलग अटैचमेंट होता है कि आप सबके साथ हैं और खूब हंसी मजाक हो रहा है, खूब मस्ती करते हैं। तो वो चीज़ मैं मिस डेफिनेटली करूँगा, 100% करूँगा, क्योंकि बहुत मस्ती करते थे हम लोग वहाँ पर। और किसे मिस नहीं करना चाहेंगे? ऐसा तो कोई नहीं है वहाँ पर जिसे मिस नहीं करना चाहूँगा। इंडस्ट्री के अपने नॉर्म्स होते हैं और आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। इस तरह से जब आप अचानक जाते हैं तो फिर एक कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर के लिए भी अब कौन, जिसकी तैयारी भी करनी है, जिसकी बहुत सारी प्लॉटिंग होती है कि मतलब किस तरह से ना तो आपके कैरेक्टर को मारा गया है, ना तो किसी चीज़ को इस तरह से दिखाया गया है। वैसे तो अगर आप टेक्निकली देखें तो अचानक बहुत सारे किरदार चले जाते हैं शोज़ में से। बहुत सारे शोज़ ऐसे हैं जिसमें से अचानक किरदार गायब होते हैं और उनकी जगह कोई और आ जाता है। तो मुझे लगता है टेलीविज़न प्रोड्यूसर्स को इस चीज़ की आदत है और मुझे लगता है कि रिप्लेस करने में कोई इशू नहीं होता है। ये लोग सब इतने बड़े दिग्गज प्रोड्यूसर्स हैं, उनको मालूम है कैसे किसको क्रिएट करना है, कैसे रिप्लेस करना है, कैसे उसको खड़ा करना है, तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे लगता नहीं कि उनको कोई इतनी बड़ी दिक्कत वाली बात होगी। सर बातें भी चल रही है आप बिग बॉस में जाने वाले हो। अरे बाप रे, ये तो गजब का रूमर है। ये सुन के मुझे हंसी भी आ गई थी। मैंने कहा यार देखो, लोगों को लगता है कि यार कोई भी अगर कोई अच्छा चीज़ छोड़ के जा रहा है तो वो बिग बॉस के लिए जा रहा है, और मुझे बहुत हंसी आती क्योंकि पहली बात तो मैं बिग बॉस जैसे शो के लिए बना ही नहीं हूँ। आखिरी सवाल, तो अब नेक्स्ट क्या? 2-3 चीज़ें पाइपलाइन में हैं, कुछ चीज़ें जो मैं साइन कर चुका हूँ वो होने वाली हैं, पर मैं अभी आई एम नॉट एट द लिबर्टी ऑफ टॉकिंग अबाउट इट। तो मैं अभी ख़ुद तो बात नहीं करूँगा, बट थोड़े वक्त में आप लोगों को पता चल जाएगा और फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। गॉड इज़ वेरी काइंड, एंड प्लस उसके अलावा म्यूज़िक में बहुत कुछ चल रहा है। बैंड ऑफ बॉयज़ के साथ मैं रीयूनाइट कर गया हूँ और अभी हमारा पूरा एल्बम रिलीज़ हुआ है और पहला म्यूज़िक वीडियो रिलीज़ हुआ है, विच इज़ डूइंग वेरी वेल। दर्शकों से क्या कहना चाहते हैं आप जो चाहने वाले हैं वनराज शाह? सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इमोशनली इतना डिस्टर्ब हुए मेरे जाने से, तो मैं पहले तो उस बात के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ कि सॉरी मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा। पर इसके अलावा मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा मुझे प्यार दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने कुछ तो सही किया जीवन में, और
कुछ तो अच्छा किया इस किरदार के साथ, जो मुझे आप लोगों का इतना सारा प्यार मिला। और मैं ये भी जानता हूँ कि आगे जो भी मैं करूँगा आप लोगों का प्यार मुझे मिलता रहेगा। तो प्लीज़ मुझे अपनी प्रार्थनाओं में रखिएगा, और आप लोग भी मेरी प्रार्थनाओं में हमेशा रहेंगे। खुश रहिए, सुखी रहिए, और बस प्यार दुनिया में बांटिए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। For all those people who think कि भैया कट कॉपी पेस्ट करके और जब तक लव ट्रायंगल होगा नहीं और बहन बहन की सौतन होगी नहीं और दूल्हा एन मौके पर बदला जाएगा नहीं या दुल्हन नहीं बदली जाएगी तो कहानी चलेगी नहीं, देयर इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर यू। जी हाँ, शुद्ध देसी रोमांस जिसे कहते हैं ना, यानी दिल को तुमसे प्यार हुआ। ये वो कपल्स लव स्टोरी है जो ऑडियंस एक्चुअली में देखना चाहती है। दो लोगों की लव स्टोरी विदाउट एनी अननेसेसरी मिर्च मसाला, just the way we love it. दीपिका को देखकर ये सब सोच रहे होंगे कि वाह क्या किस्मत पाई है दीपिका ने, इतना प्यार करने वाला पति मिला है जो अपनी पत्नी पर जान न्यौछावर करता है। दीपिका को अपने मायके में केवल अपने पिता का प्यार मिला है और ससुराल में पति का प्यार सबसे ज्यादा मिल रहा है। अब सासू माँ ने तो इनके रिश्ते को ठुकरा दिया है। फिलहाल दोनों को इस बात का गम तो है, लेकिन ये भी सच है कि अब ये अपनी प्यारी सी दुनिया में बहुत खुश हैं। इतने खुश कि आप खुद ही देख लीजिए। पति पत्नी अकेले रह रही हैं तो रोमांस भी करते हैं। इनके रोमांस के बीच में कोई तीसरा नहीं आता है। और डॉक्टर साहब को देखिए, वो इतने रोमांटिक हैं, कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। क्यों दीपिका, तुमने भी कभी नहीं सोचा होगा ना कि तुम्हें इतना रोमांटिक पति मिलेगा जो अपनी पत्नी से इतना प्यार करता है कि आज ना क्लिनिक जाने का भी मन नहीं कर रहा है डॉक्टर बाबू का। तो डॉक्टर साहब बहुत ही पता नहीं कैसे चाइल्डिश बन चुके हैं, बहुत ही जॉली पर्सन बन चुके हैं। तो उनको कहीं ना कहीं मुझे परेशान करना है, छेड़ना है दीपिका जी को। तो मैं भी उनको फिर रिटर्न में कह रही हूँ अच्छा ठीक है तो फिर वो काम करो जो मैं करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी चल रही है, लाइक क्यूट मोमेंट्स। वही दीपिका सब समझती है, पति का प्यार उसे अच्छा लग रहा है। अंदर से तो वो चाहती है कि चिराग उसके पास ही रहे, लेकिन वो क्या है ना, थोड़ा सा पत्नी वाला एटीट्यूड तो दिखाना ही पड़ता है। फिलहाल दीपिका जो किसी से नहीं डरती है, हमेशा सच का सामना करती है, आज छोटे से कॉकरोच से डर गई और चिराग ने इसी बात का फायदा उठाया। टेलीविजन की इस खूबसूरत जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। और बात करेंगे लावण्या की, तो भाई लावण्या अपने बेटे की खातिर बहू को अपना ही लेगी। आज नहीं तो कल मुश्किलें बहुत हैं, लेकिन दीपिका बहू के लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है, ये बात तो पक्की है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कितने दिनों बाद ऐसा मजेदार सीन देखने को मिला है। वाकई में जब ये स्टोरी लिखने बैठे थे ना, वाकई में जब ये स्टोरी लिखी जा रही थी ना, ऐसा लगा नहीं था कि इस सीन में इतना कुछ कॉमेडी होगा, लेकिन जब पूरा सीन देख लिया तो मजा ही आ गया, और वो मजा आपको भी डेफिनेटली आएगा। देखिए ना, सवेरे सवेरे चाय कॉफी पीने की धुनकी में भाई रजत बाबू नीचे आए हैं हॉल में। पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा है नाश्ता करने के लिए। सभी हमेशा की तरह सई को तैयार करके नाश्ता करा रही है और उसे स्कूल छोड़ेगी। और रजत बाबू, जिन्हें तो होश ही नहीं रहता है, उनके कुर्ते के पीछे देखिए कैसे सवी का ब्लाउज अटका हुआ है। अब नई नई शादी हुई है, घर वाले थोड़ा तो मजाक उड़ाएंगे, जिसमें ना बहनें बिल्कुल पीछे नहीं है। बहुत फनी सीन है वो। हम जब कर रहे थे तो हम सारे लोग बहुत हंस रहे थे। इनफैक्ट हर लाइन के 2-2, 3-3 बार रीटेक भी हो रहे थे, क्योंकि हर लाइन पे हंसी आ जा रही थी। तो वो जो हम दोनों का जो एक बेंटर है, जहाँ पर हम दोनों लड़ाई करते हैं और जहाँ पे एक कॉमिक टाइमिंग है जो बहुत कमाल की क्रिएट होती है। हंस हंस के वो तो पागल हो गई हैं, और सभी वो भी बहुत एम्बैरेसिंग हो गई है। सबसे पहले तेरी पड़ती है। नहीं, मेरी नहीं, लकी की। फिर तू क्या बोलती है? फिर तो हमें दिखता है कि भाई के बैग पे ब्लाउज अटका हुआ है भाभी की। वो भाई को पता ही नहीं है। मैं सभी भाभी को इशारा करती हूँ और मैं उन्हें कहती हूँ वो देखो वो देखो, वो वहाँ जाती हैं, वो कोशिश करती हैं कि हाइड हो जाए चीज़ें, बट एक पॉइंट के बाद जब भाई को दिख जाता है तो हम लोग उनके बहुत मजे लेते हैं, हम लोग बहुत हंसते हैं। रजत के पास पहुंची, उसे समझाने की कोशिश कर रही है, उसे इशारे भी कर रही है, लेकिन रजत वो तो जब गुस्से में होता है न किसी को समझता है न कहीं देखता है, बस उसे जो लगता है वही करता है। लेकिन जब उसे लगा कि उसने भी अब थोड़ा सा ओवर कर दिया है तो वो भी शर्मा गया, लेकिन उसने अपना शर्माना किसी पर जाहिर नहीं होने दिया। बहनों को डांट लगाई और वहाँ से निकल गया। और एक क्यूट सा दोनों में एक मोमेंट बना है कि सभी का ब्लाउज उसके शर्ट पे उसका हुक अटक जाता है। सो उस पर छोटी सी एक नोक झोंक होती है, विच टर्न्स इनटू अ लिटिल बिट ऑफ अ ड्रामा, जहाँ पे वो इतना गुस्सा होता है कि अपना गुस्सा वो अपने भाई बहनों पे निकाल देता है। सो दैट वाज जस्ट अ वेरी क्यूट काइंड ऑफ अ सीन, जो हर घरों में होता है कि होता कुछ और है और गुस्सा निकलता कहीं और है। अब इन दिनों रजत के साथ जो हो रहा है उससे वो बहुत खोया खोया रहता है। देखिए ना, स्कूल में वो सई को लेने गया था लेकिन किसी और को ही ले आया। जब घर वालों ने पूछा कि तुम ये किसे ले आए हो, तब वो दोबारा से स्कूल गया और फिर सई को लेकर आया। अब सभी को एक कोई बात समझ में तो जरूर आ रही है कि आखिर रजत ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। घर वालों को तो वैसे ही रजत कुछ समझ में नहीं आता है। अब हम तो यही कहेंगे कि भाई जिसे रजत समझ में आता है ना, वो कोशिश करे, यानी कि सभी। अब सभी ही रजत की नैया पार लगाएंगी, ऐसा लग रहा है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल झनक का। अब अप्पू और लालोन की शादी में खलल डालने के लिए शुभांकर ने चली है ऐसी चाल कि लालोन को पकड़ने पुलिस आ गई है। अब पुलिस आई है तो ड्रामा तो होगा ही और शादी में विघ्न भी आएगा, मगर इस मसले को सुलझाने का काम करेगी झनक और उसकी सूझबूझ से ही ये शादी रुकने से बच जाएगी। वारंट के बिना आप लालोन को अरेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन आपको जितना मैंने जाना है ना, एक बात तो मैं अच्छे से समझ गई हूँ
ये आपकी परवरिश में होता है। वैसे आपको बता दी, झनक ये पता लगा लेगी कि शुभांकरी है जिसकी वजह से ये सारा ड्रामा हुआ था, और उसका सच वो घर वालों के सामने लाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल कुमकुम भाग्य का। अब आरवी और पूर्वी एक दूसरे से बात कर रहे थे और बातों ही बातों में राजवंश को ये पता चल गया कि पूर्वी उसे क्यों डिवोर्स देना चाहती थी। दरअसल बात ये है कि उसने नेत्रा और उसके बॉयफ्रेंड की बातें सुन ली थी, जिसके बाद उसे यकीन था कि राजवंश से वो शादी नहीं करेगी। अब इस बात को जब राजवंश जान चुका है तो देखिए वो किस तरह से जानना चाहता है कि पूर्वी आखिर क्या करती। अब फिलहाल कहानी में राजवंश काफी खुश है क्योंकि उसे पता चल गया है कि आखिर पूर्वी क्या करती और उनका रिश्ता किस तरह का होता। मुझे नहीं पता तुम्हारा और मेरा रिश्ता किस तरह का है या फिर आगे फ्यूचर में जाके किस तरह का होगा, पर जो भी है जैसा भी है अच्छा लगता है। किसी से होना नहीं चाहती। मैं भी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब भगवान ने सुन ली है अनुज और छोटी की प्रार्थना और हो गई है अनुपमा की फैमिली कंप्लीट। हॉस्पिटल से छूटने के बाद अनुपमा को मिला ग्रैंड वेलकम, लेकिन एक काम अभी भी अनुपमा का बाकी है। वो ये है कि फिर से अनुपमा सच पर रोशनी डालने का काम करेगी और इसके लिए वो पूरी तरह से तैयार है। अब अनुपमा मेघा को उसकी बीमारी से बाहर निकालने का काम करेगी। उसे ये रियलाइज करवाएगी कि उसकी प्रिया अब उसकी जिंदगी से जा चुकी है और उसे किसी नादान लड़की को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। मेरी जिंदगी में तुमने अंधेरा किया है, मेरी प्रिया छीन ली मुझसे। क्या लेने आई हो तुम अब यहाँ? सॉरी मम्मी, आई एम सो सॉरी, आई एम सॉरी बहुत, आई एम सो सॉरी, आई एम सॉरी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जानना चाहते हैं टीवी की दुनिया का ताजा हाल, तो बस वही तो बताने आए हैं हम। लक्ष्मी के हाथ में बंदूक है और उसने कसम खा ली है कि सीएम साहिबा की जान ले लेगी। अब कल तक जिस सीएम को बचाने के लिए लक्ष्मी ने अपने परिवार की भी चिंता नहीं की, भला ऐसा क्या हुआ कि आज लक्ष्मी ने पूरी मीडिया के सामने उसी सीएम पर गोली चला दी। देखो अगर लक्ष्मी इन्वॉल्व है तो फिर वो सॉर्ट हो ही जाएगा। तो अभी गई तो वो गन लेने के लिए, पर वो क्या चालाकी दिखाएगी वहाँ जाके, कैसे वो सीएम को सबके सामने लाके बचाएगी। वैसे ही वही क्लाइमेक्स होगा। पुलिस आएगी पर वो कुछ कर नहीं पा रही अभी तक। तो होपफुली एक पुलिस वाला आया तो हुआ है, मुझे दिखा था एक पुलिस वाला खड़ा हुआ है, वो बेचारा इतना शरीफ लौंडा लग रहा है, वो कुछ कर ही नहीं रहा वहाँ खड़ा होके। उसको 2-4 लोगों ने और घेर लिया है। चलो नहीं है वाला ये
अब ओजस देखिए कि जैसे ही सीएम साहिबा को गोली लगी, ओजस सामने आया और उसने सबके सामने कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया। अब ये तो हम जानते हैं कि ओजस ने ये पूरी चाल चली थी। अब ओजस को लगा था कि मंत्री जी भी उसका साथ देंगे, लेकिन यहाँ पर पूरा गेम तब पलटा जब सीएम जिंदा हो गई। देखिए लोग कैसे फंसा रहे हैं। आपको लगता है मैं कुछ करूंगा ऐसा आपके साथ? पर हमेशा से मैं आपको माँ जैसा मानता हूँ, मैं उसके बेटे जैसा। जी हाँ, लक्ष्मी ने सीएम का एनकाउंटर तो किया, लेकिन ये एनकाउंटर नकली था। सीएम साहब, मंत्री जी और लक्ष्मी, इन तीनों ने मिलकर प्लान रचा था और वो प्लान देखिए सुपरहिट हो गया। अगर मैं मरूंगा तो आपका भी मरना तय है। लक्ष्मी की इस दिलेरी पर पूरा परिवार खुश हुआ और सबने लक्ष्मी के जज्बे को सैल्यूट भी किया। अब ऋषि तो पहले से ही जानता था कि मेरी लक्ष्मी किसी से कम नहीं है। अब परिवार के साथ साथ दुनिया ने भी देख लिया, लेकिन क्या नीलम भी लक्ष्मी को मान गई या फिर उसके मन में अभी भी कोई खटास है लक्ष्मी को लेकर? अब ये तो मलिष्का के लिए बुरी बात है, क्योंकि अगर नीलम ने लक्ष्मी को अपना लिया तो उसे घर से बाहर जाना होगा। इस सब की तो जन्माष्टमी जा चुकी है, लेकिन सीरियल में अभी जन्माष्टमी शुरू होगी और उसके बाद मलिष्का अपनी बुरी चाल भी चलेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल कुंडली भाग्य का। अब पलकी और राजवीर एक दूसरे का साथ चाहते हैं, इसीलिए राजवीर ने पलकी को डिनर डेट के लिए इनवाइट किया था। दोनों काफी अच्छा समय बिता रहे थे, मगर ये बात शौर्य को हजम नहीं होती है, जिसके चलते वो हो रहा है परेशान और अंत में वो पलकी और राजवीर के टेबल पर जा पहुंचा। वैसे इस तमाशे का हिस्सा शनाया भी बन जाएगी, लेकिन शनाया को ये लगता है कि शौर्य सिर्फ और सिर्फ राजवीर के चलते ऐसा कर रहा है, लेकिन उसका ध्यान अभी तक पलकी की तरफ नहीं गया। अब कहानी में शौर्य को धीरे धीरे रियलाइज होगा कि वो पलकी के लिए क्या फील करता है, मगर कैसे, ये वाकई में देखना इंटरेस्टिंग होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या हुआ जब दो डिजिटल सेंसेशंस की हुई मुलाकात। हम बात कर रहे हैं पार्थ समथान और ईशा मालविया के। आई मीन ऑफ कोर्स ये दोनों ही इतने हॉट है कि मिलते तो फायरवर्क्स ही होते ना। जब पार्थ समथान मिले ईशा मालविया से तो हुई ढेर सारी मस्ती। जी हाँ, पार्थ और ईशा दोनों ही इंटरनेट सेंसेशन तो हैं ही, और अब जल्द ही दोनों एक ऑडियो सीरीज में साथ नजर आएंगे। इस ऑडियो सीरीज का नाम है सीक्रेट अमीरजादा। अब इन दोनों ही कलाकारों को एक साथ फिर से काम करने का मौका मिला, तो सुनिए आखिर इन्होंने क्या कहा इस प्रोजेक्ट के बारे में। वही पागलपंती है, वही यूनिक कैरेक्टर है जो आप लोग इसे जानते हो। ईशा जो वो टिपिकल इंटरेस्टिंग और फन किस्म की लड़की है, एक्सट्रोवर्ट और हमेशा बक 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 करने वाली। तो बस अभी यहाँ पर ऐसा है कि जो हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन है वो वैसा नहीं है। एक तौर पे एक दोनों
दूसरे से बहुत प्यार करते हैं लेकिन अलग लेवल पे। और शनाया वो जानती नहीं है, उसको रियलाइजेशन नहीं है, लेकिन आयान उससे बहुत प्यार करता है और उस प्यार के लिए ही सारे सैक्रिफाइसेस जो कर रहा है वो कर रहा है। अब बिग बॉस के बाद से सभी जानते हैं कि ईशा कितनी बातूनी है और पात उनसे उतने ही अलग। अब दोनों की मुलाकात हुई है तो सुनिए आखिर ईशा ने इस बारे में क्या कहा। फनी यही है कि मैं इनको फोर्स करती हूँ कि कुछ तो बोलो और ये नहीं बोलते हैं, क्योंकि मैं बात करती हूँ बहुत ज़्यादा और इनके हिस्से कभी मैं ही बोल लेती हूँ पूरा। पॉकेट एफएम की सीरीज अमीरजादा वाकई में काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पात का किरदार इसमें एक सिंपल सीधे साधे लड़के का है, तो वहीं उसकी बीवी उतनी ही बोल्ड और फैशनेबल। अब इन दोनों की मुलाकात आखिर हुई कैसे, यही आपको इस ऑडियो सीरीज में जानने को मिलेगा। लेकिन इसके पीछे भी एक गहरा राज है जो कि धीरे धीरे सीरीज में अनफोल्ड होगा। सो द स्टोरी इज बेसिकली ये कुछ करते रहते हैं गड़बड़। हाँ, आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि सुधांशु पांडे ने अनुपमा छोड़ दिया, क्योंकि उनका किरदार भी तो उतना ही अहम है पूरी अनुपमा की कहानी में जितना कोई और किरदार। ऐसे में सवाल कई थे, ऐसा क्यों किया, किस लिए किया, कोई मजबूरी थी या किसी और वजह से किया। भाई जब इतने सवाल होना तो इधर उधर से बातें नहीं सुना करते, बातें सिर्फ उनकी सुना करते हैं जो सवाल का सही जवाब दे सके, यानी द मैन हिमसेल्फ। और आज हर सवाल का सीधा जवाब दे रहे हैं खुद सुधांशु पांडे। एक तो ये बोलना शायद गलत है कि मैंने अनुपमा छोड़ा नहीं, मुझे लगता है कि मेरा समय वहां पे पूरा हो गया था। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं। पहली बार एक ग्रे शेड वाला हीरो आया इंडियन टेलीविजन में। मेरा इंस्टाग्राम सबके सामने है। इनफैक्ट रूपाली से आज सुबह से मेरी 3 बार बातचीत हो चुकी है इंस्टाग्राम पे, डीएम पे, तो उसकी मेरी नोकझोंक चलती रहती है, वही चल रहा है। अनुपमा छोड़ने के बाद क्या लगा कि कोई आपको समझ नहीं पाया? एक तो ये बोलना शायद गलत है कि मैंने अनुपमा छोड़ा, हालांकि ये टर्म हम सभी यूज़ कर रहे हैं। छोड़ा नहीं, मुझे लगता है कि मेरा समय वहाँ पे पूरा हो गया था। और मेरा हमेशा से ये मानना है कि जब आपका वक्त कहीं पे शुरू होता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता है, और जब आपका वक्त कहीं पे ख़त्म हो रहा होता है तो उसे भी कोई रोक नहीं सकता है। और मेरा ये मानना है कि जब वक्त ख़त्म होने लगता है तो आपको हमेशा कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सिग्नल मिलता है। हर इंसान में सेल्फ़ रिस्पेक्ट होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सेल्फ़ रिस्पेक्ट, अपनी ख़ुद की इज़्ज़त आपके मन में ना हो तो आप किसी और की इज़्ज़त क्या करेंगे। तो सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि सेल्फ़ रिस्पेक्ट हर इंसान की ज़रूरत है, सिर्फ मेरी नहीं। किसी भी शो से कोई भी छोड़ के जा सकता है, लेकिन इस तरह से भला कौन जाता है? एक तो 4 साल हम लोग उस शो का, मतलब मैं उस शो का हिस्सा रहा। जब से शुरू हुआ था तब से वनराज शाह एक ऐसा किरदार था जिससे लोग बहुत ज़्यादा हिल गए थे उसको देख के, क्योंकि पहली बार एक ग्रे शेड वाला हीरो आया इंडियन टेलीविज़न में, जो दिल का बुरा भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी पत्नी को थोड़ा सा प्रताड़ित करता है। पूरे 4 साल में मुझे ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि लोगों की इतनी जो नाराज़गी आती भी थी इन कैरेक्टर को लेकर, उसके पीछे कितना ज़्यादा प्यार छुपा था। ये मुझे अब समझ में आया, क्योंकि 4 साल के बाद जब मुझे लगा कि यार अब शायद शो से मुझे मूव ऑन करके आगे बढ़ना चाहिए, तो जो लोगों के रिएक्शंस आए हैं वो देखकर मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो गया हूँ। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि यार मुझे शायद खुद ही पता नहीं था, खुद अंदाज़ा नहीं था कि लोगों के मन में इतना ज़्यादा प्यार भरा हुआ था मेरे लिए, मेरे कैरेक्टर के लिए। अपनी तरफ से मैंने उसमें जितनी मैं जान डाल सकता था मैंने डाली। और एक वक्त ऐसा आया जब मुझे लगा कि अब शायद कहीं ऐसी स्टेज ना आ जाए मेरे अंदर के कलाकार, मेरे अंदर का कलाकार थकने ना लगे, और अगर मैं थक गया तो शायद ऑडियंस भी डिटैच हो जाएगी।
तो मेरे अंदर वो भी एक भ्रम था। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ ख़राब होने से पहले आपको, जब अच्छा चल रहा है, सही चल रहा है, तब अपने आप को उससे आपको डिटैच कर लेना चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसे ख़बरें जो मीडिया में रही हैं कि रूपाली गांगुली के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं थे, हालांकि हमने इस सेट पे देखे हैं कि किस तरह से आप लोगों की बॉन्डिंग भी रही है। फिर अभी जो बातें चल रही कि राजन सर और आप दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया सोशल मीडिया पर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो रूमर होते हैं ना, उनको रूमर ही रहने देना चाहिए, कभी उनको सच्चाई नहीं मानना चाहिए, क्योंकि रूमर का मीनिंग ही वही है कि ये रूमर है ना। ये ऐसी हवा में ऐसी चीज़ें फैलती रहती हैं, पर उनको सच्चाई मान लेना ये हमारे ऊपर है कि हम सच माने या नहीं माने, या हम उनको सिर्फ रूमर माने। तो सच तो यही है, ये मैंने सब जगह बोल भी दिया है, कह भी दिया है कि इस उम्र में जाके और इस जगह, इस मुकाम पे पहुंच के अगर मैं इंस्टाग्राम पे अनफॉलो करने जैसी कोई चाइल्डिश हरकत करता हूँ, तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी और कुछ नहीं हो सकती। तो मैं तो ऐसी बेवकूफ़ी नहीं कर सकता और ना मैंने की है। मेरा इंस्टाग्राम सबके सामने है, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, और उसको कोई भी खोल के देख सकता है कि मैंने अनफॉलो नहीं किया है, कभी नहीं किया और ना आज किया है। इनफैक्ट रूपाली से आज सुबह से मेरी 3 बार बातचीत हो चुकी है इंस्टाग्राम पे, DM पे, तो उसकी मेरी नोक झोंक चलती रहती है, वही चल रहा है। ये डिसीजन अचानक लिया हुआ नहीं है, आपने सोचा होगा। फिर राजन सर से क्या बातें हुई, आप ज़रा अगर बताएं तो। नहीं, देखिए, मेरी राजन से तो बहुत समय से बातचीत चली रही थी और मैं कैरेक्टर के बारे में डिस्कस भी करता था, और मैं ये भी कहता था कि यार मुझे कुछ ना कुछ ड्रामा मिलते रहना चाहिए, एज इन जो वनराज जो कैरेक्टर है उसके लिए। तो ये काम बहुत आसान नहीं होता है। मैं जानता हूँ कि हर इंसान, जैसे मैं परफॉर्म करके एग्जॉस्ट होता हूँ, वैसे राइटर भी एग्जॉस्ट होते होंगे। तो अभी तक तो बहुत खूबसूरती से चल रहा था, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं डिक्लाइन ना शुरू हो, और उसके चलते ही मैंने ये सोचना शुरू कर दिया था, मैंने मंथन शुरू कर दिया था कि नहीं, अब मुझे लगता है समय आ गया। तो इसलिए मैंने ये कदम फाइनली उठाया। शो अनुपमा के बाद अब किसे ज़्यादा मिस करने वाले हैं? मैं सिर्फ नाम लूँगा, आप बताते जाइएगा। रूपाली गांगुली? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। बाबूजी को कितना मिस करेंगे? बहुत मिस करूँगा। राजन शाही सर? बिल्कुल 100%, उससे मेरी रेगुलर बातचीत होती थी, तो मिस तो करूँगा ही मैं। गौरव खन्ना? गौरव खन्ना उस सेट पे मस्ती करता था, उसकी मस्ती, हंसता बहुत था वो ज़ोर ज़ोर से अपने खुद के जोक्स पे, तो वो चीज़ डेफिनेटली आई विल मिस 100%। और एक्चुअली क्या होता है, ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब आप एक ग्रुप में काम कर रहे होते हैं, देखिए वहाँ पे किसी के साथ इंडिविजुअल रिलेशनशिप बनाना वो मेरे ऊपर है, लेकिन एक ग्रुप रिलेशनशिप जो होती है, जब आप उस माहौल में होते हैं, सब लोग साथ में काम कर रहे होते हैं, तो वो एक अलग अटैचमेंट होता है कि आप सबके साथ हैं और खूब हंसी मजाक हो रहा है, खूब मस्ती करते हैं। तो वो चीज़ मैं मिस डेफिनेटली करूँगा, 100% करूँगा, क्योंकि बहुत मस्ती करते थे हम लोग वहाँ पर। और किसे मिस नहीं करना चाहेंगे? ऐसा तो कोई नहीं है वहाँ पर जिसे मिस नहीं करना चाहूँगा। इंडस्ट्री के अपने नॉर्म्स होते हैं और आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। इस तरह से जब आप अचानक जाते हैं तो फिर एक कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर के लिए भी अब कौन, जिसकी तैयारी भी करनी है, जिसके बहुत सारी प्लॉटिंग होती है कि मतलब किस तरह से ना तो आपके कैरेक्टर को मारा गया है, ना तो किसी चीज़ को इस तरह से दिखाया गया है। वैसे तो अगर आप टेक्निकली देखें तो अचानक बहुत सारे किरदार चले जाते हैं शोज़ में से। बहुत सारे शोज़ ऐसे हैं जिसमें से अचानक किरदार गायब होते हैं और उनकी जगह कोई और आ जाता है। तो मुझे लगता है टेलीविज़न प्रोड्यूसर्स को इस चीज़ की आदत है, और मुझे लगता है कि रिप्लेस करने में कोई इशू नहीं होता है। ये लोग सब इतने बड़े दिग्गज प्रोड्यूसर्स हैं, उनको मालूम है कैसे किसको क्रिएट करना है, कैसे रिप्लेस करना है, कैसे उसको खड़ा करना है, तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे लगता नहीं है कि उनको कोई इतनी बड़ी दिक्कत वाली बात होगी। सर बातें भी चल रही है आप बिग बॉस में जाने वाले हो। अरे बाप रे, ये तो गजब का रूमर है। ये सुन के मुझे हंसी भी आ गई थी। मैंने कहा यार देखो, लोगों को लगता है कि यार कोई भी अगर कोई अच्छा चीज़ छोड़ के जा रहा है तो वो बिग बॉस के लिए जा रहा है, और मुझे बहुत हंसी आती, क्योंकि पहली बात तो मैं बिग बॉस जैसे शो के लिए बना ही नहीं हूँ। आखिरी सवाल, तो अब नेक्स्ट क्या? 2-3 चीज़ें पाइपलाइन में हैं, कुछ चीज़ें जो मैं साइन कर चुका हूँ वो होने वाली हैं, पर मैं अभी आई एम नॉट एट द लिबर्टी ऑफ
टॉकिंग अबाउट इट, तो मैं अभी ख़ुद तो बात नहीं करूँगा, बट थोड़े वक्त में आप लोगों को पता चल जाएगा और फिर हम उसके बारे में बात करेंगे. गॉड इज़ वेरी काइंड. एंड प्लस उसके अलावा म्यूज़िक में बहुत कुछ चल रहा है. बैंड ऑफ बॉयज़ के साथ मैं रीयूनाइट कर गया हूँ और अभी हमारा पूरा एल्बम रिलीज़ हुआ है और पहला म्यूज़िक वीडियो रिलीज़ हुआ है, विच इज़ डूइंग वेरी वेल. दर्शकों से क्या कहना चाहते हैं आप जो चाहने वाले हैं वनराज शाह? सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इमोशनली इतना डिस्टर्ब हुए मेरे जाने से, तो मैं पहले तो उस बात के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ कि सॉरी मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा. पर इसके अलावा मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा मुझे प्यार दिया. तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने कुछ तो सही किया जीवन में और कुछ तो अच्छा किया इस किरदार के साथ, जो मुझे आप लोगों का इतना सारा प्यार मिला. और मैं ये भी जानता हूँ कि आगे जो भी मैं करूँगा आप लोगों का प्यार मुझे मिलता रहेगा. तो प्लीज़ मुझे अपनी प्रार्थनाओं में रखिएगा और आप लोग भी मेरी प्रार्थनाओं में हमेशा रहेंगे. खुश रहिए, सुखी रहिए और बस प्यार दुनिया में बांटिए. बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर. एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे. For all those people who think कि भैया कट कॉपी पेस्ट करके और जब तक लव ट्रायंगल होगा नहीं और बहन बहन की सौतन होगी नहीं और दूल्हा एन मौके पर बदला जाएगा नहीं या दुल्हन नहीं बदली जाएगी तो कहानी चलेगी नहीं, देयर इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर यू. जी हाँ, शुद्ध देसी रोमांस जिसे कहते हैं ना, यानी दिल को तुमसे प्यार हुआ. ये वो कपल्स लव स्टोरी है जो ऑडियंस एक्चुअली में देखना चाहती है. दो लोगों की लव स्टोरी विदाउट एनी अननेसेसरी मिर्च मसाला, just the way we love it. दीपिका को देखकर ये सब सोच रहे होंगे कि वाह क्या किस्मत पाई है दीपिका ने, इतना प्यार करने वाला पति मिला है जो अपनी पत्नी पर जान न्यौछावर करता है. दीपिका को अपने मायके में केवल अपने पिता का प्यार मिला है और ससुराल में पति का प्यार सबसे ज्यादा मिल रहा है. अब सासू माँ ने तो इनके रिश्ते को ठुकरा दिया है. फिलहाल दोनों को इस बात का गम तो है, लेकिन ये भी सच है कि अब ये अपनी प्यारी सी दुनिया में बहुत खुश हैं. इतने खुश कि आप खुद ही देख लीजिए. पति पत्नी अकेले रह रही हैं तो रोमांस भी करते हैं. इनके रोमांस के बीच में कोई तीसरा नहीं आता है. और डॉक्टर साहब को देखिए, वो इतने रोमांटिक हैं, कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा. क्यों दीपिका, तुमने भी कभी नहीं सोचा होगा ना कि तुम्हें इतना रोमांटिक पति मिलेगा जो अपनी पत्नी से इतना प्यार करता है कि आज ना क्लिनिक जाने का भी मन नहीं कर रहा है डॉक्टर बाबू का. तो डॉक्टर साहब बहुत ही पता नहीं कैसे चाइल्डिश बन चुके हैं, बहुत ही जॉली पर्सन बन चुके हैं. तो उनको कहीं ना कहीं मुझे परेशान करना है, छेड़ना है दीपिका जी को. तो मैं भी उनको फिर रिटर्न में कह रही हूँ अच्छा ठीक है तो फिर वो काम करो जो मैं करती हूँ. तो ये सारी चीज़ें थोड़ी चल रही है, लाइक क्यूट मोमेंट्स. वही दीपिका सब समझती है, पति का प्यार उसे अच्छा लग रहा है.
अंदर से तो वो चाहती है कि चिराग उसके पास ही रहे, लेकिन वो क्या है ना, थोड़ा सा पत्नी वाला एटीट्यूड तो दिखाना ही पड़ता है। फिलहाल दीपिका जो किसी से नहीं डरती है, हमेशा सच का सामना करती है, आज छोटे से कॉकरोच से डर गई और चिराग ने इसी बात का फायदा उठाया। टेलीविजन की इस खूबसूरत जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। और बात करेंगे लावण्या की, तो भाई लावण्या अपने बेटे की खातिर बहू को अपना ही लेगी। आज नहीं तो कल मुश्किलें बहुत हैं, लेकिन दीपिका बहू के लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है, ये बात तो पक्की है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कितने दिनों बाद ऐसा मजेदार सीन देखने को मिला है। वाकई में जब ये स्टोरी लिखने बैठे थे ना, वाकई में जब ये स्टोरी लिखी जा रही थी ना, ऐसा लगा नहीं था कि इस सीन में इतना कुछ कॉमेडी होगा, लेकिन जब पूरा सीन देख लिया तो मजा ही आ गया। और वो मजा आपको भी डेफिनेटली आएगा। देखिए ना, सवेरे सवेरे चाय कॉफी पीने की धुनकी में भाई रजत बाबू नीचे आए हैं हॉल में। पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा है नाश्ता करने के लिए। सभी हमेशा की तरह सई को तैयार करके नाश्ता करा रही है और उसे स्कूल छोड़ेगी। और रजत बाबू जिन्हें तो होश ही नहीं रहता है, उनके कुर्ते के पीछे देखिए कैसे सवी का ब्लाउज अटका हुआ है। अब नई नई शादी हुई है, घर वाले थोड़ा तो मजाक उड़ाएंगे, जिसमें ना बहनें बिल्कुल पीछे नहीं है। बहुत फनी सीन है वो। हम जब कर रहे थे तो हम सारे लोग बहुत हंस रहे थे। इनफैक्ट हर लाइन के 2-2 3-3 बार रीटेक भी हो रहे थे, क्योंकि हर लाइन के बाद हंसी आ जा रही थी। तो वो जो हम दोनों का जो एक बेंटर है जहाँ पर हम दोनों लड़ाई करते हैं और जहाँ पे एक कॉमिक टाइमिंग है जो बहुत कमाल की क्रिएट होती है। हंस हंस के वो तो पागल हो गई हैं और सभी वो भी बहुत एम्बैरेसिंग हो गई है। सबसे पहले तेरी पड़ती है। नहीं, मेरी नहीं, लकी की। फिर तू क्या बोलती है? फिर तो हमें दिखता है कि भाई के बैग पे ब्लाउज अटका हुआ है। भाभी की। वो भाई को पता ही नहीं है। मैं सभी भाभी को इशारा करती हूँ और मैं उन्हें कहती हूँ वो देखो वो देखो, वो वहाँ जाती हैं, वो कोशिश करती हैं कि हाइड हो जाए चीज़ें, बट एक पॉइंट के बाद जब भाई को दिख जाता है तो हम लोग उनके बहुत मजे लेते हैं, हम लोग बहुत हंसते हैं। रजत के पास पहुंची, उसे समझाने की कोशिश कर रही है, उसे इशारे भी कर रही है, लेकिन रजत वो तो जब गुस्से में होता है न किसी को समझता है न कहीं देखता है, बस उसे जो लगता है वही करता है। लेकिन जब उसे लगा कि उसने भी अब थोड़ा सा ओवर कर दिया है तो वो भी शर्मा गया, लेकिन उसने अपना शर्माना किसी पर जाहिर नहीं होने दिया। बहनों को डांट लगाई और वहाँ से निकल गया। और एक क्यूट सा दोनों में एक मोमेंट बना है कि सभी का ब्लाउज उसके शर्ट पे उसका हुक अटक जाता है। सो उस पर छोटी सी एक नोक झोंक होती है विच टर्न्स इनटू अ लिटिल बिट ऑफ अ ड्रामा, जहाँ पे वो इतना गुस्सा होता है कि अपना गुस्सा वो अपने भाई बहनों पे निकाल देता है। सो दैट वाज जस्ट अ वेरी क्यूट काइंड ऑफ अ सीन जो हर घरों में होता है कि होता कुछ और है और गुस्सा निकलता कहीं और है। अब इन दिनों रजत के साथ जो हो रहा है उससे वो बहुत खोया खोया रहता है। देखिए ना, स्कूल में वो सई को लेने गया था लेकिन किसी और को ही ले आया। जब घर वालों ने पूछा कि तुम ये किसे ले आए हो, तब वो दोबारा से स्कूल गया और फिर सई को लेकर आया। अब सभी को एक कोई बात समझ में तो जरूर आ रही है कि आखिर रजत ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। घर वालों को तो वैसे ही रजत कुछ समझ में नहीं आता है।
अब हम तो यही कहेंगे कि भाई जिसे रजत समझ में आता है ना वो कोशिश करे, यानी कि सवी अब सवी ही रजत की नैया पार लगाएंगी, ऐसा लग रहा है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल झनक का। अब अप्पू और लालोन की शादी में खलल डालने के लिए शुभांकर ने चली है ऐसी चाल कि लालोन को पकड़ने पुलिस आ गई है। अब पुलिस आई है तो ड्रामा तो होगा ही और शादी में विघ्न भी आएगा, मगर इस मसले को सुलझाने का काम करेगी झनक और उसकी सूझबूझ से ही ये शादी रुकने से बच जाएगी। वारंट के बिना आप लालोन को अरेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन आपको जितना मैंने जाना है ना, एक बात तो मैं अच्छे से समझ गई हूँ कि आपकी परवरिश में एक होठ है। वैसे आपको बता दें, झनक ये पता लगा लेगी कि शुभांकर ही है जिसकी वजह से ये सारा ड्रामा हुआ था और उसका सच वो घर वालों के सामने लाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल कुमकुम भाग्य का। अब आरवी और पूर्वी एक दूसरे से बात कर रहे थे और बातों ही बातों में राजवंश को ये पता चल गया कि पूर्वी उसे क्यों डिवोर्स देना चाहती थी। दरअसल बात ये है कि उसने नेत्रा और उसके बॉयफ्रेंड की बातें सुन ली थी, जिसके बाद उसे यकीन था कि राजवंश से वो शादी नहीं करेगी। अब इस बात को जब राजवंश जान चुका है तो देखिए वो किस तरह से जानना चाहता है कि पूर्वी आखिर क्या करती। अब फिलहाल कहानी में राजवंश काफी खुश है क्योंकि उसे पता चल गया है कि आखिर पूर्वी क्या करती और उनका रिश्ता किस तरह का होता। मुझे नहीं पता तुम्हारा और मेरा रिश्ता किस तरह का है या फिर आगे फ्यूचर में जाके किस तरह का होगा, पर जो भी है जैसा भी है अच्छा लगता है, बस इसे होना नहीं चाहती। मैं भी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब भगवान ने सुन ली है अनुज और छोटी की प्रार्थना और हो गई है अनुपमा की फैमिली कंप्लीट। हॉस्पिटल से छूटने के बाद अनुपमा को मिला ग्रैंड वेलकम, लेकिन एक काम अभी भी अनुपमा का बाकी है। वो ये है कि फिर से अनुपमा सच पर रोशनी डालने का काम करेगी और इसके लिए वो पूरी तरह से तैयार है। अब अनुपमा मेघा को उसकी बीमारी से बाहर निकालने का काम करेगी, उसे ये रियलाइज करवाएगी कि उसकी प्रिया अब उसकी जिंदगी से जा चुकी है और उसे किसी नादान लड़की को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। मेरी जिंदगी में तुमने अंधेरा किया है, मेरी प्रिया छीन ली मुझसे। क्या लेने आई हो तुम अब यहाँ? सॉरी मम्मी, आई एम सो सॉरी, आई एम सॉरी मॉम, आई एम सो सॉरी, आई एम सॉरी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जानना चाहते हैं टीवी की दुनिया का ताजा हाल, तो बस वही तो बताने आए हैं हम।
लक्ष्मी के हाथ में बंदूक है और उसने कसम खा ली है कि सीएम साहिबा की जान ले लेगी। अब कल तक जिस सीएम को बचाने के लिए लक्ष्मी ने अपने परिवार की भी चिंता नहीं की, भला ऐसा क्या हुआ कि आज लक्ष्मी ने पूरी मीडिया के सामने उसी सीएम पर गोली चला दी। देखो, अगर लक्ष्मी इन्वॉल्व है तो फिर वो शॉर्ट हो ही जाएगा। तो अभी गई तो वो गन लेने के लिए, पर वो क्या चालाकी दिखाएगी वहाँ जाके, कैसे वो सीएम को सबके सामने लाके बचाएगी, वैसे ही वही क्लाइमेक्स होगा। पुलिस आएगी पर वो कुछ कर नहीं पा रही अभी तक। तो होपफुली एक पुलिस वाला आया तो हुआ है, मुझे दिखा था एक पुलिस वाला खड़ा हुआ है, वो बेचारा इतना शरीफ लौंडा लग रहा है, वो कुछ कर ही नहीं रहा वहाँ खड़ा होके। उसको 2-4 लोगों ने और घेर लिया है। चलो नहीं है हलवाई है। अब ओजस देखिए कि जैसे ही सीएम साहिबा को गोली लगी, ओजस सामने आया और उसने सबके सामने कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया। अब ये तो हम जानते हैं कि ओजस ने ये पूरी चाल चली थी। अब ओजस को लगा था कि मंत्री जी भी उसका साथ देंगे, लेकिन यहाँ पर पूरा गेम तब पलटा जब सीएम जिंदा हो गई। देखिए लोग कैसे फंसा रहे हैं। आपको लगता है मैं कुछ करूँगा ऐसा आपके साथ? हमेशा से मैं आपको माँ जैसा मानता हूँ, मैं उसके बेटे जैसा। जी हाँ, लक्ष्मी ने सीएम का एनकाउंटर तो किया, लेकिन ये एनकाउंटर नकली था। सीएम साहब, मंत्री जी और लक्ष्मी, इन तीनों ने मिलकर प्लान रचा था और वो प्लान देखिए सुपरहिट हो गया। अगर मैं मरूंगा तो आपका भी मरना था। लक्ष्मी की इस दिलेरी पर पूरा परिवार खुश हुआ और सबने लक्ष्मी के जज्बे को सैल्यूट भी किया। अब ऋषि तो पहले से ही जानता था कि मेरी लक्ष्मी किसी से कम नहीं है। अब परिवार के साथ साथ दुनिया ने भी देख लिया, लेकिन क्या नीलम भी लक्ष्मी को मान गई या फिर उसके मन में अभी भी कोई खटास है लक्ष्मी को लेकर? अब ये तो मलिष्का के लिए बुरी बात है, क्योंकि अगर नीलम ने लक्ष्मी को अपना लिया तो उसे घर से बाहर जाना होगा। इस सब की तो जन्माष्टमी जा चुकी है, लेकिन सीरियल में अभी जन्माष्टमी शुरू होगी और उसके बाद मलिष्का अपनी बुरी चाल भी चलेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल कुंडली भाग्य का। अब पलकी और राजवीर एक दूसरे का साथ चाहते हैं, इसीलिए राजवीर ने पलकी को डिनर डेट के लिए इनवाइट किया था। दोनों काफी अच्छा समय बिता रहे थे, मगर ये बात शौर्य को हजम नहीं होती है, जिसके चलते वो हो रहा है परेशान और अंत में वो पलकी और राजवीर के टेबल पर जा पहुंचा। वैसे इस तमाशे का हिस्सा शनाया भी बन जाएगी, लेकिन शनाया को ये लगता है कि शौर्य सिर्फ और सिर्फ राजवीर के चलते ऐसा कर रहा है, लेकिन उसका ध्यान अभी तक पलकी की तरफ नहीं गया। अब कहानी में शौर्य को धीरे धीरे रियलाइज होगा कि वो पलकी के लिए क्या फील करता है, मगर कैसे, ये वाकई में देखना इंटरेस्टिंग होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या हुआ जब दो डिजिटल सेंसेशंस की हुई मुलाकात। हम बात कर रहे हैं पार्थ समथान और ईशा मालविया के। आई मीन ऑफ कोर्स ये दोनों ही इतने हॉट है कि मिलते तो फायरवर्क्स ही होते ना।
जब पार्थ समथान मिले ईशा मालविया से तो हुई ढेर सारी मस्ती। जी हाँ, पार्थ और ईशा दोनों ही इंटरनेट सेंसेशन तो हैं ही, और अब जल्द ही दोनों एक ऑडियो सीरीज में साथ नजर आएंगे। इस ऑडियो सीरीज का नाम है सीक्रेट अमीरजादा। अब इन दोनों ही कलाकारों को एक साथ फिर से काम करने का मौका मिला, तो सुनिए आखिर इन्होंने क्या कहा इस प्रोजेक्ट के बारे में। वही पागलपंती है, वही यूनिक कैरेक्टर है जो आप लोग इसे जानते हो। ईशा जो वो टिपिकल इंटरेस्टिंग और फन किस्म की लड़की है, एक्सट्रोवर्ट और हमेशा बक 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 करने वाली। तो बस अभी यहाँ पर ऐसा है कि जो हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन है वो वैसा नहीं है। एक तौर पे एक दोनों दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अलग लेवल पे। और शनाया वो जानती नहीं है, उसको रियलाइजेशन नहीं है, लेकिन आयान उससे बहुत प्यार करता है और उस प्यार के लिए ही सारे सैक्रिफाइसेस जो कर रहा है वो कर रहा है। अब बिग बॉस के बाद से सभी जानते हैं कि ईशा कितनी बातूनी है और पार्थ उनसे उतने ही अलग। अब दोनों की मुलाकात हुई है, तो सुनिए आखिर ईशा ने इस बारे में क्या कहा। फनी यही है कि मैं इनको फोर्स करती हूँ कि कुछ तो बोलो और ये नहीं बोलते हैं, क्योंकि मैं बात करती हूँ बहुत ज्यादा और इनके हिस्से कभी मैं बोल लेती हूँ पूरा। पॉकेट एफएम की सीरीज अमीरजादा वाकई में काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पार्थ का किरदार इसमें एक सिंपल सीधे साधे लड़के का है, तो वहीं उसकी बीवी उतनी ही बोल्ड और फैशनेबल। अब इन दोनों की मुलाकात आखिर हुई कैसे, यही आपको इस ऑडियो सीरीज में जानने को मिलेगा। लेकिन इसके पीछे भी एक गहरा राज है जो कि धीरे धीरे सीरीज में अनफोल्ड होगा। सो द स्टोरी इज बेसिकली ये कुछ करते रहते हैं गड़बड़। हाँ, रिक्शा वाले हैं ये मेरे। एंड मैं इनकी स्टाइलिश और अमीर बीवी हूँ, एंड ही इज सीक्रेट अमीरजादा। और बाकी पूरा बता देंगे तो आप कैसे देखेंगे, अब आप देखें। क्योंकि हमारा जो एपिसोड है वो एक वीडियो के तौर पे है, लेकिन बाकी सब एपिसोड्स आप ऑडियो के तौर पे सुन पाएंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके बहुत सारे एपिसोड्स हैं और बहुत अच्छी मिस्ट्री है एंड एक थ्रिलिंग सस्पेंस भी है कि क्यों ये अमीरजादा ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है, क्यों अपने बीवी के इशारों पर, और क्यों बीवी उसको अपने इशारों पर नचवा रही है। वेल, इस सीरीज के जरिए व्यूअर्स को एक और नई ट्रेंडिंग ऑन स्क्रीन जोड़ी मिल जाएगी। और जाते जाते इन्होंने अपनी केमिस्ट्री और इस नई सीरीज के बारे में क्या कहा, जरा आप भी सुन लीजिए। हम बस ये आशा करते हैं कि पहले ये जोड़ी इस वीडियो के थ्रू लोगों तक पहुँचे और पॉकेट एफएम देखे और सुने भी, और इससे पता लग सकता है कि केमिस्ट्री वर्क कर रही है या नहीं कर रही। ऑफ कोर्स वीडियो में काम करा है, लेकिन हाँ, होल डिफरेंटिटी। बट यस, द सिमिलैरिटी इज कि वहाँ पर भी हम हस्बैंड वाइफ थे और यहाँ पर भी हस्बैंड वाइफ है। द कंसेप्ट इज थोड़ा सा हाँ, बट वहाँ पर लविंग थे और यहाँ पे इरिटेटिंग है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है शिमारू के नए शो मैं दिल तुम धड़कन का। ये कहानी एक ऐसी माँ की है जिसे ये पता चलता है कि उसका बच्चा उसका नहीं है। अब इस सीरियल का पहला प्रोमो सामने आया है, जिसकी झलक आप भी देखिए। पर एक माँ अपनी कोख से जन्मा मान रही थी जिसको किसी और का है वो। क्या आज की यशोदा किसी और को ले जाने देगी अपने कान्हा को? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब इसे ही कहते हैं गांव बसा नहीं कि लुटेरे पहले आ गए। हम बात कर रहे हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है कि यहाँ पर अभी अबीरा अरमान की शादी हुई नहीं, लेकिन दादीसा का ये कॉन्ट्रैक्ट सुनकर अबीरा का माथा जरूर ठनक गया। एंड वी डोंट कंप्लीटली ब्लेम हर फॉर दैट। और अगर इसके बाद वो शादी करने से इनकार कर दे तो हमें कुछ अटपटा लगेगा भी नहीं। देखिए, ये भारत है, हमारी संस्कृति में जो
7 फेरे होते हैं ना, वो 7 जन्मों का बंधन होता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं जिसे आप साइन करते हैं। मतलब तुम्हें लगता है मैं चाहता हूँ तुम ये काम छोड़ के घर पर बैठ जाओ? पर तुम चाहते हो ना कि जल्द से जल्द शादी के बाद हमारा बच्चा हो जाए। वो अलग बात है भैया। और मैं गधी हूँ जो मैं सोच रही हूँ कि मैं तुम्हारा घर संभालूंगी, मैं तुम्हारे घर की बहू बनूंगी, तुम लोग तो मुझे गुलाम बनाने पड़ेंगे। इन पेपर्स पर मैं हरगिज़ साइन नहीं करूँगी। अरमान और अबीरा के बीच सच में कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी ये प्यार करते करते इतने करीब आ जाते हैं तो कभी ये किसी बात को लेकर इतना लड़ने झगड़ने लगते हैं। फिर इन दोनों के बीच क्या होता है इसका पता इन्हें भी नहीं चलता है। एक और दादी सा चाहती हैं कि अबीरा और अरमान की शादी हो जाए, वहीं दूसरी ओर उन्होंने एक कागजात तैयार किया है जिसमें ये लिखा है कि शादी के बाद जब अबीरा अरमान का बच्चा होगा और बाय चांस इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई जिसके चलते अरमान और अबीरा अलग हो गए तो जो बच्चा है ना उसकी कस्टडी अरमान को मिलेगी, न कि अबीरा को। तुम्हें लगता है मैं चाहता हूँ तुम ये काम छोड़ के घर पर बैठ जाओ? पर तुम चाहते हो ना कि जल्द से जल्द शादी के बाद हमारा बच्चा हो जाए? वो अलग बात है भैया। शादी के बाद मेरी सिर्फ 2 जिम्मेदारियां होंगी, बच्चा करो और उसे संभालो। और अगर किसी भी रीजन से शादी नहीं चलती है, जो दादी साहब के हिसाब से होने ही वाला है, तो बच्चा भी पोदार फैमिली को मिलेगा, क्योंकि पोदार साहब परफेक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बना दिया है उन्होंने, हमारी मैरिज का एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, क्लॉजेस डाल दिए, मजाक बना दिया है हमारे प्यार का, प्यार का, शादी का, सबका मजाक बना दिया, पूरा मजाक किरकिरा। मुझे गोल्ड डिगर समझते हैं। अब कोई ऐसी कंडीशन कैसे रख सकता है? और अबीरा की एक बात तो सही है कि क्या इसमें जरूरी है कि गलती अबीरा की ही हो? मतलब कुछ भी 2 लोग शादी कर रही हैं, उसकी खुशी मनाने के बजाय एक कागजात तैयार किए जा रहे हैं कि अगर फ्यूचर में कुछ हुआ तो। अब फ्यूचर की बात दादी सा अभी जरूरी नहीं थी यहाँ पर। ये कॉन्ट्रैक्ट गलत है, तुम इसे गलत कह सकते हो, लेकिन मैं अपने परिवार के बारे में कुछ गलत नहीं कहूँगा। मेरी फैमिली तुम्हें इतना प्यार करती है और तुम कह रही हो कि राइट, वो लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं और ये लव लेटर ही तो भेजा है उन्होंने मेरे लिए। ये गलतफहमी है मेरा। इन पेपर्स पर मैं हरगिज़ साइन नहीं करूँगी। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि शादी के 1 साल के अंदर बच्चा हो जाना चाहिए। शादी अगर कैंसिल हो जाती है, खारिज हो जाती है तो बच्चा पोदार फैमिली को मिलेगा। और एक था ना, हम तो 2 क्लॉज पढ़ के ही तमतमा गए, वो उधर से निकल गई आउट हाउस से और ये इधर से निकल गया। शादी के 1 साल बाद काम वाम छोड़ना पड़ेगा। काम छोड़ना पड़ेगा। और ये भी लिखा है कि 1 साल के अंदर अंदर करियर बन गया तो बन गया, नहीं तो फिर तो काम छोड़ना ही है। ऐसा भी क्लॉज लिखा है। बहुत ही शेमफुल। It's your family. My family, but not my real blood. Shame, पप्पी shame. हाँ, बहुत गलत बात है। देखिए ना, अरमान और अबीरा के बीच कितनी बहस हो रही है। अरमान ने गुस्से में देखिए कैसे खुद को चोट पहुंचा ली। अब देखिए रूही तो हमेशा से यही चाहती थी कि अरमान अबीरा के बीच कभी सुलह हो ही नहीं, ये दोनों कभी एक हो ही नहीं। और अब तो लगता है कि रूही ना जो सोच रही थी वो सच हो जाएगा। अब दादी सा ने कभी अबीरा पर विश्वास ही नहीं किया, तभी तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। खैर अबीरा एक साफ दिल की लड़की है और ये बात अरमान भी जानता है, इसीलिए अबीरा ने जो किया एकदम सही किया। एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर फाड़ दिया और सारा गुस्सा अरमान पर निकाल दिया। अब बताइए, अरमान और अबीरा का मूड इतना खराब है, अब ये शादी कैसे करेंगे? ये कौन आएगा इनकी सुलह करवाने के लिए? इनके तमाम फैंस इसी उम्मीद में थे कि अब अच्छे दिन आएंगे, लेकिन भाई यहाँ तो कुछ और ही हो गया। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल उड़ने की आशा का।
अब ये पहली बार है जब सचिन और साइली शादी के बाद एक साथ गणेश चतुर्थी मनाने वाले हैं, जिसके लिए इस बार दोनों को मिलकर करनी है बप्पा की पूजा। अब सचिन और साइली पंडाल में तो गए हैं, उन्होंने कई मूर्तियों को भी देखा, लेकिन अंत में दोनों मिलकर एक फैसले पर आएंगे। और वो क्या फैसला है जरा आप खुद ही देखिए। अब कहानी में आगे इनके बीच टकरार होने वाली है, लेकिन इस टकरार के बीच दोनों कैसे बप्पा का स्वागत करते हैं ये देखने वाली बात होगी। बस इतना ही कहा, जो और भी बोला होगा। तेरे को चुगली की बहुत आदत है, शानी कोमड़ी हर चीज जानने का ना तेरे को बताता ही मैं। अरे जब मैं आज फोन किया ना तो मेरे को लगा जैसे आज जी ने ना फोन के अंदर ही हाथ डाल के ऐसे कान खींच के बोले, काय रे सच्चा तेरी बाइकों के साथ मूर्ति बनाने के लिए क्या परमिशन लगेगा? ऐसा मारूंगी ना तेरे को, चल बना जाके तेरी बाइकों के साथ। ऐसा बोली मालूम है? सच? अरे सच क्या मूंछ, डर गया मैं मालूम है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हाय रे सौम्या, आपकी चोरी तो पकड़ी गई और बुरी तरह से। अब मंगल लक्ष्मी में सौम्या ने बड़ी शातिर चाल चली थी। जी हाँ, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए रसोई संभालने चली थी, लेकिन खाना तो इनको बनाना आता नहीं, तो खाना चोरी छिपे बाहर से ऑर्डर कर दिया। लेने के देने तब पड़े जब मंगल की बेटी को एलर्जिक रिएक्शन हो गया। यानी कि आप क्या करने गई थी और क्या हो गया? समझ में नहीं आ रहा। घर के मसालों से तो इसके पेट में कभी दर्द होता नहीं है। बेटा तुमने बाहर अपने दोस्तों के साथ कुछ खाया तो नहीं ना? पूरा टाइम घर पे ही तो थी। झूठ बोलकर अच्छा नहीं किया आपने। बाहर का खाना कितना नुकसान कर जाता है इसको। मतलब तुम हम सबको अपना समझती ही नहीं हो। तुम्हें हमारे किसी की पड़ी नहीं है। अरे अरे सौम्या, आपने तो चोरी कर ली, लेकिन आपने अपने ही खिलाफ सबूत छोड़ दिया। अब बाहर से अगर आपको खाना मंगवाना ही था तो बिल को तो फेंक देना चाहिए था। मिल गया ना मंगल को वही बिल, पड़ गई ना आप अकेली, और हो गई आपके खिलाफ साजिश। गुनहगार कोई गुनाह करता है ना तो कोई ना कोई सबूत छोड़ ही देता है। तो बस सौम्या ने एक गलती की, परंतु वो तो रह गया। मैंने जैसे बोला कि एक सबूत छूट गया, वो था बिल। अब बात ऐसी है कि सौम्या के बने खाने को खाकर ईशाना के पेट में दर्द होने लगता है। इसी बात से मंगल और कुसुम हैरान है कि आखिर ईशाना ने ऐसा क्या खा लिया जो उसकी तबीयत खराब हो गई, उसके पेट में दर्द होने लग गया। अब ये बात सौम्या समझ तो रही है, मगर वो कुछ भी नहीं कर सकती। बेटा दर्द हो रहा है। ये बात वैसे मंगल भी समझ रही है कि ईशाना कहीं बाहर नहीं गई थी। इसका मतलब ये है कि सौम्या के बनाए खाने की वजह से ही उसके पेट में दर्द हो रहा है। मगर वो सवाल पूछे तो कैसे पूछे? जैसे तैसे सौम्या से मंगल ने सवाल पूछ ही लिया, मगर सौम्या की नजर तो उस बिल पर है जो मंगल के पैर के नीचे है। और जिस बात का उसे डर था वही हुआ, क्योंकि कुसुम ने इस बिल को देख लिया और खुल गई सौम्या की पोल। गड़बड़ ये हुई है कि सौम्या को लगा कि वो बहुत स्मार्ट है, तो मैंने ना डिसाइड किया कि मैं बोल दूंगी इन लोगों को कि मैं खाना बना लूँगी आप लोग सबके लिए, और मैं बाहर से मंगा लूँगी और मैं पकड़ी नहीं जाऊँगी। एक गलती हो गई और वो बिल मुझसे छूट गया, और वो बिल आके सीधा मंगल के ही पैरों में आके चिपक गया है उसके चप्पल में। तो अब पता लग गया है सब लोगों को कि खाना मैंने नहीं बनाया था। और फिर जो हुआ उसे संभालना तो सौम्या के बस में बिल्कुल भी नहीं था, और जो सवाल जवाब किए गए उसके भी उसके पास कोई जवाब नहीं थे। मान लेते हैं कि खाना तुमने बनाया, ये बिल झूठ है, सब कुछ झूठ है, तो बताओ खिचड़ी किस दाल की बनी थी? तो यहाँ पे आज सौम्या का सफ़ेद झूठ सबके सामने आ जाता है। अदित भी आज फर्स्ट टाइम बहुत सौम्या से नाराज है। अब देखिए, खाना बनाना और घर वालों की ख्वाहिशों को पूरा करना सौम्या इतना भी आसान नहीं है, और अगर आप कुछ ऐसा ही करना चाहती हैं तो प्लीज मंगल से कुछ सीखिए,
क्योंकि आज तो आदित्य भी आपसे नाराज हो गए हैं। आदित्य हमेशा सपोर्ट में है, लेकिन आज वो खुद भी थोड़ा सा शॉक हो चुका है और उसने भी मुझे ऐसा एक्सप्रेशन दिया कि वो थोड़ा हर्ट है। तो मैं भी खुद थोड़ी सी दुखी होके रोते हुए वहाँ से निकल गई हूँ कि ये सोच के कि मेरे आंसू देख के शायद वो पिघल जाए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल परिणीति में लीजिए परी को अपनी बहन की शादी के दिन खोलना पड़ा अपना राज, वो भी अपनी बहन के सामने। जी हाँ, कि वही है परी एंड नॉट पार्वती। अब यानी कि बबली करेगी वो काम जो परी नहीं कर पाई, एंड डोंट वरी, अच्छे से करेगी क्योंकि ये बबली बदमाश बिल्कुल नहीं है। कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। और मेरे साथ जो होना था ना वो हो चुका, पर मेरी वजह से मैं तेरी जिंदगी नहीं बर्बाद होने दूंगी। वो नीति चाहती है ना कि मैं सबके सामने एक्सेप्ट कर लूं कि मैं ही परी हूं, तो मैं एक्सेप्ट नहीं। तू ये गलती बिल्कुल मत कर। मुझे किसी के सामने कुछ भी एक्सेप्ट करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? अब ये शादी तू नहीं, मैं कैंसिल करूंगी। पार्वती यानी कि पारो ने आज अपना सच अपनी बहन के सामने रख दिया है। नीति ने चाल चली और बबली की शादी एक दिन में ही तय हो गई। परी चाहकर भी अपनी बहन की शादी रोक नहीं पा रही थी। अब देखिए जब पार्वती यानी कि परी बबली के पास आई और उसे इस सारा सच बताना पड़ा अपनी बहन को कि कैसे नीति के साथ सबने मिलकर उसे वैष्णो देवी में पहाड़ से धक्का मार दिया था। बबली को पहले तो कुछ आधा सच ही पता था कि राजीव ने परी को धोखा दिया, नीति से शादी कर लिया नॉन, बट अब परी ने फाइनली बबली को बता दिया कि वही परी है एंड सब कुछ बता दिया कि नीति, दलजीत, राजीव की मम्मी जी सबने उसे मारने की कोशिश की थी और वैष्णो देवी में खाई से गिरा दिया था और तो परी ने अब सब कुछ रिवील कर दिया बबली को। अब वो पार्वती बनकर लौटी है अपना बदला लेने के लिए। कितना कुछ हुआ परी के साथ, ये बात जब बबली को पता चली तो बबली बहुत दुखी हो गई। मेरे मकसद के लिए मैं तेरी जिंदगी दांव पे लगा दूं, ऐसा कभी नहीं करूंगी मैं। तू तेरी टेंशन मत लेना, मैं बस चाहती हूं कि तू अपना बदला पूरा करे। अब बबली को पता है कि परी उसकी शादी रोकना चाहती है। अब यहाँ पर बबली ने बहुत समझदारी की बात की। उसने परी से कहा कि अगर तुम मेरी शादी रोकोगी ना तो नीति को शक हो जाएगा, वो तमाम तरह के सवाल पूछेगी और तुम फंस जाओगी। तू मेरी टेंशन मत लेना, अब ये शादी तू नहीं, मैं कैंसिल करूंगी। बबली फील्स रियली गिल्टी बिकॉज शी इज़ लाइक इतना सब कुछ हो गया मेरी दी के साथ और मुझे अब जाके पता चल रहा है, तो शी इज़ लाइक बबली का पूरा प्लान बन चुका है कि अभी वो जाएगी, दलजीत से कुछ बात करेगी और ये शादी तो कैंसिल करा के ही रहेगी और वो साथ साथ परी की भी हेल्प करेगी अपना बदला लेने के लिए। तुम्हारा बदला भी अधूरा रह जाएगा, इसीलिए तुम कुछ मत करो, तुम केवल शादी अटेंड करो। मैं खुद इस शादी से इनकार कर दूंगी। अगर मैं मना करूंगी तो नीति कुछ कर ही नहीं पाएगी। वैसे बबली का ये आइडिया अच्छा है, अगर ऐसा हो गया तो सच में नीति की बहुत बड़ी हार हो जाएगी और आप सब जानते हैं कि नीति अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इसके बाद वो न जाने कौन सा नया हथकंडा अपनाएगी। फिलहाल तो बबली और परी दोनों ही इस शादी को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।